नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आतंकवाद जैसी चुनौती से निपटने के लिए क्या हो सकते हैं वैश्विक उपाय, इस मुद्दे पर देश में 2 दिन चली संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला है, इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे खबर क्या है नए आईटी के नियम, होगी बात दिल्ली के बढ़ रहे प्रदूषण की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे खबर छठ की पर्व की धूम किस प्रकार से देश के तमाम शहरों में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक के बाद जारी हुआ दिल्ली घोषणा। आतंकवाद के हर रूप को बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, कहा इसे किसी धर्म और राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक तमीम बिन हमाद अल थानी से की फोन पर बात। कतर में सफल फीफा विश्व कप के लिए दी शुभकामनाएं। दोनों देश 2023 में संयुक्त रूप से भारत कतर राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न मनाने के लिए हुए सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जिस तरह से रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन, उससे 10 लाख नौकरी के लक्ष्य का आंकड़ा जल्द ही और बढ़ जाएगा आगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बढ़ाया कदम। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित। कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला। कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा लागू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिमला में डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला हिमाचल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने रोजगार और विकास का वादा करके राज्य की जनता को दिया धोखा। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर से सत्ता में वापसी का जताया भरोसा। विपक्ष ने 5 साल के कामकाज पर उठाए सवाल। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को दी शिकस्त। आईसीसी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका को 65 रन से हराकर सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी को किया मजबूत। कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ। देश के कई राज्यों में बिखरे छठ के रंग। लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन आज हुआ खरना। भक्तों ने शाम को सूर्य उपासना के बाद किया प्रसाद ग्रहण। अगले 36 घंटे तक रखेंगे निर्जल उपवासन। कल अस्तांचल सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। दूरदर्शन पर कल रात 9 बजे देखिए देश के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित सीरियल स्वराज। इस बार की कड़ी में देखिए प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध से जुड़े अनछुए पहलू। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की भारत में 2 दिन की बैठक आज खत्म हो गई। मुंबई और दिल्ली में हुई इस 2 दिन के मंथन में तमाम बड़े मसलों पर सहमति बनती दिखाई पड़ी तो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर भी दिखाई दिया। भारत ने मानवता के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरे में से एक बताया है तो आतंकवाद को मदद पहुंचाने वाले देशों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की बात भी कही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की 2 दिनों की भारत में चल रही बैठक का शनिवार को आखिरी दिन था। इसमें दुनिया में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गहन मंथन हुआ। दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई प्रभावी काम किए हैं। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism
into a state-funded enterprise. Despite this, the threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa. विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में आतंकवादी समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंच प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। आतंकवादी गुट स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आतंकवादियों के लिए एक टूल किट बन गई है। Internet and social media platforms have turned into potent instruments in the toolkit of terrorists and militant groups for spreading propaganda, radicalization and conspiracy theories aimed at destabilizing societies. भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक का एजेंडा है कि कैसे आतंकवादियों की बढ़ती क्षमताओं को रोका जाए, आतंकी संगठनों को होने वाले वित्त पोषण पर कैसे लगाम लगाई जा सके। Well, without a doubt, this is an excellent initiative taken by the Government of India, and I think all participants are unanimous that this was a very timely initiative and very much in sync with India's priorities, which had listed terrorism even as India got into the Council the 8th time last year. इस वैश्विक बैठक में यूएन के तमाम सदस्य देशों समेत कई एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम वैश्विक नेताओं ने भी इस बैठक को सार्थक बताया और बदलती परिस्थितियों में मिलकर काम करने की बात कही। The conversation was very enriching. We learned today from some of the brightest minds from Meta, from the GIFCT, from Google, from civil society. One of the things that come up from many of the discussions today is that for anything to be effective, we need the public and the private to work together. इस महत्वपूर्ण बैठक के इतर भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण के बावजूद इसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना इस बात का संकेत नहीं कि वो अब जांच के दायरे से बाहर हो चुका है। The FATF process also has a certain amount of continuity. So once you are off a grey list doesn't mean you're not under any scrutiny. I'm sure the international community through the FATF process and the other counter-terrorism platforms would scrutinize countries, and we of course will always have maintained our vigil, and we are being alert and will continue to be doing so in the coming future. शुक्रवार को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें भारत की अगुवाई में तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के हर स्वरूप को रोकने पर मिलकर काम करने पर सहमति बनाई थी, जिसको आगे बढ़ते हुए शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन में आतंकवाद के हर रूप को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे किसी धर्म और राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़े जाने पर जोर दिया गया। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कतर के शासक तमीम बिन हमाद अल थानी से फोन पर बातचीत की है और उन्हें दीपावली की बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कतर में सफल फीफा विश्व कप के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कतर के महामहिम आमिर तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ बात करके खुशी हुई, उन्हें दिवाली की बधाई के लिए धन्यवाद दिया और कतर में एक सफल फीफा विश्व कप के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हम 2023 में संयुक्त रूप से भारत कतर राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न मनाने के लिए सहमत हुए हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं।
जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अब विचारों से आगे निकलकर कर्तव्यों में तो शामिल हो ही गई है, साथ ही ये अब आदत भी बन गई है। इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को जाता है, जिसकी वजह से हर जगह आज स्वच्छता का वातावरण दिखाई देता है। सरकार के स्तर पर भी स्वच्छता के जो अभियान चलाए गए हैं, उसके अभूतपूर्व नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अगुवाई में इसे लगातार गति मिल रही है। स्वच्छता अभियान 1.0 की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत इस साल गांधी जयंती के अवसर पर की। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर दैनिक आधार पर की जा रही है। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत दफ्तरों के लंबित मामलों को निपटाने में तेजी देखने को मिली है। इसके तहत लगभग 88,000 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें पहले 2 हफ्ते के दौरान करीब 38,000 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी तरह लोक शिकायतों के 2.95 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 2.19 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इसमें 12 लाख से ऊपर फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले 2 हफ्ते में ही 7 लाख से ज्यादा फाइलों की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में अब तक कबाड़ के निस्तारण से 233 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं 5.22 लाख स्क्वायर फुट जगह को खाली कराया जा चुका है। इसके साथ ही 2,651 फाइलें राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कराई गई हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के जरिए सरकार द्वारा की गई पहल का नतीजा हम हर उस जगह पर देख सकते हैं जहां आम जनता का रोज का सरोकार है, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या डाकघर या फिर कोई अन्य सरकारी दफ्तर। हर जगह अब स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। सरकार द्वारा अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस का नतीजा है कि कई विभागों ने स्क्रैप के बेहतर प्रबंधन के जरिए ऐसे स्थल तैयार किए हैं जिन्हें व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, जहां पर प्लास्टिक उपयोग न करने की हिदायत देते एक प्रतीक को तैयार किया गया है। ये यात्रियों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए भी रुकते हैं और स्टेशन को साफ रखने का संकल्प लेते हैं। 4.5 टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से करीब 2.5 टन सॉलिड वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है और रेस्ट इज वेट वेस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम इस तरह कर रखा है कि जो वेस्ट जनरेशन है उसका सेग्रीगेशन करते हैं। तो डेली बेसिस पे भी सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट। केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्रालयों ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। स्वच्छता को संकल्प से सिद्धि में बदलने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के सभी सचिवों की भागीदारी है। भारत स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए आइए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान के इस यज्ञ में अपने अपने हिस्से का योगदान दें। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने हजारों युवा उम्मीदवारों को बधाई दी, जिन्हें विभिन्न ग्रेडों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज गुजरात पंचायत सेवा बोर्ड से 5,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं।
8000 उम्मीदवारों को गुजरात सब इंस्पेक्टर भर्ती बोर्ड और लोक रक्षक भर्ती बोर्ड से नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मामले में शीघ्र प्रतिक्रिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और उनकी टीम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होता रहेगा, जहां केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देने पर काम कर रही है। આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય સ્તર પર અને રાજ્યો પણ હવે એમાં ભાગીદાર બની રહ્યા છે, ત્યારે જેમ ભારત સરકારે એક રોજગાર મેળો શરૂઆત કરી, આજે ગુજરાત થોડાક જ દિવસમાં જોડાઈ ગયું। મારી પાસે તો માહિતી છે લગભગ બધા રાજ્યો આગળ આવી રહ્યા છે, કેન્દ્ર શાસિત આપણા યુનિયન ટેરિટરી પણ આવી રહી છે। ભારત સરકારે એક વર્ષમાં 10 લાખ લોકોનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, પરંતુ જે રીતે રાજ્યો જોડાઈ રહ્યા છે મને લાગે છે આંકડો લાખોમાં આગળ વધી રહ્યો છે। तो रोजगार के बाद अब बात नए आईटी रूल्स की। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देश और समाज विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों को लागू कर दिया है, जिसके बाद ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो वहीं सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल भी गठित करेगी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब कंटेंट के नियमन के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर नई व्यवस्था तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ फेरबदल किए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। Constitutional rights of Indian citizens are to be respected by platforms, and some platforms have taken a position in courts or in places outside courts that they don't believe they need to respect Indian constitutional rights just because they are in some other jurisdiction. The rules make it very clear. In India, if you want to be an intermediary, you have to respect the constitutional rights, especially Article 14, 19 and 21, which is free speech, liberty and non-discrimination. संशोधित नियमों के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल गठित करेगी। ये पैनल सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कंटेंट के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेगी। समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनमें से एक पदेन सदस्य और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। सरकार ने नए नियमों में अश्लील सामग्री, ट्रेडमार्क उल्लंघन, फेक जानकारी और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरे के साथ साथ आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री, हिंसा को उकसाने के इरादे को भी जोड़ा है, जिसे उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ता की शिकायतों को स्वीकार करने और उसके बाद 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। अगर किसी यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है या उसके कंटेंट को रोका गया है तो इसे लेकर वह यूजर शिकायत अपीलीय समिति में गुहार लगा सकता है। Third addition to the rules is a very important addition around the concept of accountability. We want to strengthen accountability between the Nagrik and the platform, and to that extent we have basically brought a grievance appellate committee because we have found that the grievance addressal mechanisms that was put in place in May 2021 is not satisfactory enough, and many platforms are not really responding to it adequately enough. सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसका मकसद देश के 120 करोड़ डिजिटल उपभोक्ताओं को खुला और सुरक्षित इंटरनेट उपलब्ध कराना और उसे उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाना है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बात चुनाव से जुड़ी हुई, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर डीडी न्यूज के डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। शिमला में हुए इस कॉन्क्लेव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर आम लोग शामिल हुए। डीडी न्यूज के इस मंच पर हिमाचल के जमीनी मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई तो नेताओं ने अपने दावे और वायदे भी जनता के सामने रखे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी पारा चढ़ रहा है। शनिवार को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। सर्दी के मौसम में राज्य के गर्माते सियासी माहौल के बीच जनता के सवालों को जनता के नुमाइंदों के सामने लेकर आया है आपका अपना चैनल डीडी न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी शिमला में शनिवार को डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कितना बदला हिमाचल। इस खास कॉन्क्लेव में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपक्ष के कई बड़े नेता और पत्रकार शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि उसने हिमाचल में रोजगार और विकास का वादा करके जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में जो काम किया है वही उसे जीत दिलाएगा। 2012 में बहुत सारे फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, कितनों को रोजगार दे पाए 5 वर्षों में? केवल कागज भरवाने का काम किया था, मोबाइल नंबर इकट्ठे करने का, किसी को रोजगार नहीं दिया। पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वायदा किया था कर्जा मुक्त करेंगे। किसान का कर्जा चारों राज्यों में नहीं माफ किया और कांग्रेस को साफ पंजाब में लोगों ने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने बार बार लोगों को भ्रमित किया है और झूठे वायदे करके सत्ता में आने का काम किया है। अगर इन्होंने पहले काम किया तो इनकी सरकार वापस आती। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सत्ता में भाजपा की पुनः वापसी होगी। आप गांव सुदूर में इलाके में जाइए, हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है, गरीब आदमी की मदद हुई है, वो एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। और सबसे बड़ी बात, जब डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार दोनों ने मिलकर के जो काम किया है और उन काम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बने। कॉन्क्लेव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए। ये जनता कह रही है हम ताज बदलेंगे, ये कह रहे हैं हम रिवाज बदलेंगे। अब इनके कहने पे नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि 5 साल में किया क्या है। 70% से ज्यादा गांव में बसता है और गांव की जनता को अपने बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ाने के लिए सारा कारोबार बंद करके बाजार में बेचना पड़ रहा है। वहां पे अपने बच्चों को प्राइवेट में अच्छी शिक्षा देनी पड़ रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्यक्रम का मकसद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वो मतदाता के समक्ष अपनी बात, अपने अपने दावे, अपने तर्क के साथ रख सके, ताकि जनता को अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव से पहले एक स्पष्ट विजन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबर पे करेंगे चर्चा, जो कि आतंकवाद जैसे बड़े मसले को लेकर। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, दिल्ली घोषणा, आतंक पर हो सामूहिक प्रयास। क्योंकि UN की विशेष जो समिति है उसकी 2 दिन की बैठक हुई, उसके बाद में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ और आतंकवाद पर सामूहिक तरीके से मिलकर प्रयास करके उस पर प्रहार करने की बात निकल के आई। इस विषय पे बात करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, जो कि पूर्व DG रहे, इन्फेंट्री के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अरविंद गुप्ता जी हैं, पूर्व डिप्टी NSA रहे हैं और इस वक्त डायरेक्टर VIF हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद गुप्ता जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि दिल्ली में आतंकवाद की वैश्विक चुनौती को रोकने को लेकर इतनी महत्वपूर्ण 2 दिन की ये बैठक या मंथन कहा जाए, इसके मायने क्या है, इसके बड़े संदेश क्या है?
देखिए, ये एक भारत का इनिशिएटिव था कि यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग भारत में करवाई जाए। ये मेरा ख्याल पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएनसीटीसी कहीं न्यूयॉर्क के बाहर पहली बार मिल रही है। और इस स्पेशल कमेटी का मीटिंग था कि टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, ये किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और किस प्रकार इनका मिसयूज, दुरुपयोग रोका जाए। तो इस विषय में दिल्ली घोषणा एक जारी हुई है और इसमें बड़े अच्छे 10-12 पॉइंट्स हैं, जो कि जिसके एक मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज है उसके ऊपर एक फोकस आएगा और उस पर अधिक काम भी होगा। और भारत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है। इट है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वॉक द टॉक किया है। $5 लाख जो हैं वो एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सामयिक इनिशिएटिव है और एक पहल है। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि जैसे कि हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बारे में बात की है कि पिछले कई 2-3 दशकों में यूएन काउंटर टेररिज्म का एक व्यापक आर्किटेक्चर बना है, लेकिन इसका प्रभाव कितना है ये एक सोचने लायक बात है जी। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में और अभी भी आतंकवाद जो है वो निर्बाध रूप से बढ़ता जा रहा है। और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये आतंकवादी इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब से तालिबान आए हैं और तालिबान के आने के बाद इसको आतंकवाद को एशिया और अफ्रीका में बहुत बढ़ावा मिला है। तो इस दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद या दिल्ली घोषणा के बाद क्या प्रोग्रेस होती है ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जनरल कुलकर्णी, आपको लगता है कि हर बदलते समय के साथ में आतंकवाद के चेहरे और उसके स्वरूप में भी एक बड़ा परिवर्तन आया और जिस प्रकार से तकनीक तक पहुंच आतंक और आतंकवादी संगठनों की हुई है वो एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर एक प्रभावी कदम किस तरह से निकल सकता है और दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें किस प्रकार से मददगार साबित होगा? जरूर, देखिए फर्क तो जरूर आया है। आतंक के बारे में तकरीबन पूरे विश्व को इस बात के मतलब एक तरह से आगाह किया जा रहा है और बार बार भारत तो हमेशा आतंक के लिए बात उठाता रहा है। लेकिन विश्व में मैं कहूँगा 9/11 2001 के बाद इसका एहसास हुआ कि आतंक क्या चीज होती है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंक के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, जिस प्रकार से इसका मैं कहूँगा लोगों के समझ आए हैं, इसके बावजूद भी अगर हम देखें आतंक जो है इसका कहां से पलता है, कौन इसका जिम्मेवार है। अब आप देखेंगे कि अगर आप देखें पूरे विश्व भर में आतंक का सौदागर कहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान से आतंक। और कोई शक नहीं इसमें, आपने देखा 2001 में 9/11 में ज्यादा से ज्यादा आतंकी थे, उनका कनेक्शन कहाँ था? पाकिस्तान में था। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? अलकायदा का पाकिस्तान के मिलिट्री अकेडमी के बिल्कुल बगल में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो आप समझ सकते हैं अभी अफगानिस्तान के अंदर जवारी जो है वो कहाँ मारा गया? हकानी उनके घर के अंदर मारा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे आतंक के बारे में ये जरूर है, मैं कहूंगा कि लोगों को समझ आ रही है, आतंक के ऊपर काफी तरह से कंट्रोल भी लाने की कोशिश की जा रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन हर कोई जो है ये इनोवेटिव वे, क्या हम अगर काउंटर टेररिज्म के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल करते हैं तो जो आतंकी हैं और खासकर वो आतंकी जिनको स्टेट सपोर्ट है, और यही स्टेट सपोर्ट भी है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। आप ये देख रहे हैं हाफिज सईद का चाहे ब्रदर इन लॉ हो या मसूद अजहर का भाई हो, तो आप देख सकते हैं चाहे साजिद मीर हो जिसका क्लिप मुंबई में प्ले किया गया, या बाकी आतंकी, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना सपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका जरूर आतंक के बरखिलाफ है, पूरे विश्व में आवाज उठती है, लेकिन पाकिस्तान को जिस प्रकार से सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वेपन सपोर्ट है, चाहे उनको इकोनॉमिक, अभी आप देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में से किसने निकाला उनको, ग्रे लिस्ट में से मदद मिली तभी वो बाहर निकले। और इतना ही नहीं, $1.5 बिलियन के एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको जितनी भी सपोर्ट आप देंगे वो उसका दुरुपयोग ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे ये संभाला जाए,
ये एक अपने अपने बड़ा सवाल है, इसको रोकना कैसे, संभाला कैसे। अरविंद गुप्ता जी, दो एक बड़ी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं कि एक जो ऐसे देश हैं जो समर्थन करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, आतंकवाद को एक तरीके से प्रश्रय देते हैं, एक वो बड़ी चुनौती है। दूसरा, कुछ ऐसे समाज हैं या देश हैं जो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल है और उनके समाज में बहुत या उनकी व्यवस्थाओं में बहुत आसानी से आतंकी सोच रखने वाले लोगों की जो पहुंच होती है, उन तक पहुंचने की वजह से वो शायद और बेहतरी से संरक्षण पा पाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को रोकने के लिए क्या एक प्रभावी कदम हो सकते हैं उन दोनों दिशा में? ये आपका बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आतंकवाद पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, दोहरे मापदंड हैं। और अभी तक देखिए, मिड 90s में लगभग 25 साल 27 साल पहले भारत ने एक इनिशिएटिव दिया था यूएन में कि एक यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म बनाई जाए। वो अभी तक नहीं बनी है और उसका एक हल्का सा मेंशन इसमें दिल्ली घोषणा में भी आया है। वो क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोहरे मापदंड है, पॉलिटिक्स बहुत अधिक है और कई आतंकवादी ग्रुप जो कि एक खुले समाज और खुली राजनीति जो होती है, सोसाइटीज हैं, उसका भी लाभ उठाते हैं। और पॉलिटिशियन कई देशों में आतंकवादियों को खुला समर्थन देते हैं। तो जब तक ये दोहरे मापदंड नहीं हटेंगे तब तक ऐसा हो नहीं पाएगा। और फिर देखिए, प्रभावशाली P5 के मेंबर चीन जैसे लोग, वो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि किसी प्रकार से जो आतंकवादी हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट ना घोषित किया जाए। ये चीन पिछले कई सालों से ऐसा कर रहा है, जिसके बारे में अभी कुलकर्णी जी ने भी चर्चा की जी। तो जब तक इस प्रकार के दोहरे मापदंड रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक प्रभावशाली कदम उठाए जाएंगे। ये ठीक है, जैसे FATF ने बहुत काम किया है, लेकिन FATF में भी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान को अभी उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया और उसे केवल पॉलिटिक्स का है। अब देखिए, तालिबान जब से आए हैं, तालिबान आतंकी ग्रुप थे, अमेरिका उनसे लड़ा है, लेकिन अब तालिबानों के आने के बाद लगभग, हालांकि उसकी रिकॉग्निशन नहीं हुई है जी, लेकिन कई देश जो हैं वो तालिबान के साथ अब खुलेआम बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ संवाद हो रहा है जी। तो इसलिए ये है ना, मुश्किल है कि किस प्रकार से, जब तक ये एकजुटता नहीं आएगी और एक विचार नहीं होगा आतंक के ऊपर जी, घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला। जी बिल्कुल, ये घोषणा से काम नहीं होगा, इसके लिए जमीन पे काम करके दिखाना होगा। जनरल कुलकर्णी, आपको लगता है कि ड्रोन जैसी तकनीक अगर आतंकियों के हाथ पहुंची है, ये एक अपने आप एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और किस प्रकार से तमाम बड़े और उन्नत तकनीकी हथियारों तक आतंकी संगठनों की पहुंच भी, इसको लेकर लगातार इन 2 दिनों में चिंता व्यक्त की गई। आपको लगता है कि इस दिशा में भी शायद वो पॉलिटिक्स सबसे बड़ा एक रोड़ा बन के आती है, जहां पे कुछ देश एक प्रकार की आतंकवादी चीजों को प्रश्रय देने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं। आप देखिए, ड्रोन, कमर्शियल ड्रोन्स हैं, आपने टैक्टिकल ड्रोन्स हैं, पर क्या है, ड्रोन्स हम भी इस्तेमाल करते हैं टू काउंटर टेरर, और जो टेररिस्ट है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो आतंकी को स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, ड्रोन्स मिल रहे हैं, चाहे आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव सप्लाई, मतलब दुनिया भर की जो चीजें हैं वो ड्रोन्स के। अब टेक्नोलॉजी, आपका मनी ट्रांसफर देख लो, आप क्रिप्टो करेंसी देख लो, वर्चुअल करेंसी देख लो, आप क्राउड फंडिंग देख लो, जो मर्जी, मतलब आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग और दुरुपयोग। जिस तरीके से हम आतंकियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, आतंकी भी हमारे बारे में बात करता है, उसको जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं होगा, ये सारा जो है पैसे का खेल है। पैसा कौन दे रहा है? पाकिस्तान या जो भी देश है। पाकिस्तान में पैसा कहां से आ रहा है? यही लोग, इनको पाकिस्तान वाले जो को पैसा मिल रहा है, और पाकिस्तान को जब पैसा मिलता है, प्लस उनकी आर्मी जो है $20 बिलियन का सालाना व्यापार करती है, वहां से भी पैसा ले रहे। उनका मकसद ही है, मैं कहूंगा साउथ एशिया में खासकर चीन का मकसद क्या है कि भारत को किसी तरीके से उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बिगाड़ दी जाए। भारत कहीं पर भी चीन के नजदीक नहीं दिखना चाहिए। पाकिस्तान का क्या मकसद है कि हेट इंडिया, किसी तरीके से भारत को बीट किया जाए। तो पाकिस्तान
के जो इरादे हैं उनको पूरा करने के लिए कहां चीन खड़ा मिलता है, हर जगह दिखता है। अब अमेरिका एक लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र हैं, पर लोकतंत्र होने के बावजूद भी अमेरिका किसके साथ खड़ा दिखता है? कई बार लगता है कि वो शायद तानाशाहियों के साथ खड़ा दिख रहा है और 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में कार्रवाई हो रही। तो ये जो दोहरे ढंग, जैसे गुप्ता सर बोल रहे, बिल्कुल दोहरे ढंग है ये। जब तक हम लोग सब मिल करके ये सोचे ना, ये आतंकी जो है और आतंकवाद के बरखिलाफ हम सब ने आवाज उठानी है। आतंकवाद के बरखिलाफ हम सब ने यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। और जब तक कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ना हो तब तक नहीं होगा। लेकिन आप क्या देखते हैं, कुछ नहीं, जहां पे जिसका मकसद है, जहां से वो अपना हल करना चाहता है, जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना हो तो अमेरिका ने आतंकवाद को पल्ला किसके साथ मिलकर के? पाकिस्तान के साथ। बाद में पाकिस्तान के अंदर क्या मुशर्रफ बोल रहे, ये तो साहब हमारे हीरो थे। अब अगर तालिबान इनकी हीरो है, हाफिज सईद इनका हीरो है, अब मसूद अजहर इनका हीरो है, तो ऐसे हीरो के साथ अगर एक देश खड़ा है तो कैसे बोलने से क्या, दे हैव टू वॉक द टॉक। और वॉक द टॉक में सबने मिलकर के इस बात को सोच लेना चाहिए, ये आतंक के बरखिलाफ लड़ाई लड़नी है। और कौन भला, और फिर पाकिस्तान कहेगा हम भी तो आतंक के एक शिकार है। शिकार के लिए सांप तो आपने पाले हैं, अगर सांप आपने पाले तो वो सांप आपको डस रहा है। बिल्कुल, आपके आस्तीन का सांप आपको ही काटता दिखाई पड़ रहा है। अरविंद गुप्ता जी, महत्वपूर्ण चीज यह है कि अब गेम बहुत बदल गया है। एक तरीके से कई बार सामने जाके लड़ने की स्थितियां नहीं होती हैं। आप आज सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी एक प्रॉक्सी वॉर पूरी तरीके से लड़ते हैं, और इसको लेकर भी ये 2 दिनों में बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कैसे मिसयूज हो रहा है। टेरर फंडिंग और खासतौर से क्रिप्टो करेंसी जैसी या क्राउड फंडिंग जैसी जो व्यवस्थाएं बन गई हैं, वो अब आतंकियों का एक बड़ा हथियार बन गई हैं। इसको रोकने के लिए भी क्या एक समन्वित प्रयास हो सकता है? इसके लिए एक समन्वित प्रयास की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए जैसे कि दिल्ली घोषणा में भी कहा गया है कि सरकारें, सिविल सोसाइटी, टेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सब का एक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और आपने जैसे ड्रोन्स की बात की और कुलकर्णी जी ने भी उसके बारे में चर्चा की। अब देखिए, भारत इसका बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। भारत में जो एक सरकारी डेटा है उसके मुताबिक पिछले साल में लगभग 200 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आए हैं, और उसमें से केवल 5 या 6 ही गिराए गए और बाकी सब जो है वापस चले गए, और वो अपना हथियार, एम्यूनिशन और ये सब चीजें, नारकोटिक्स वगैरह ये सब चीजें गिरा के चले गए। तो भारत को अपने स्तर पर भी और थोड़ा सहयोग भी ले सकते हैं दूसरे देशों का, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज का विकास करना बहुत जरूरी है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि इस समय जो साइबर स्पेस जनरली अगर हम उसकी बात करें एक विस्तृत रूप में, उसमें कोई नॉर्म्स किसी प्रकार के अभी बने नहीं है, बहुत कम नॉर्म्स हैं कि स्टेट बिहेवियर किस प्रकार से हो। तो उसमें भी साइबर डिप्लोमेसी में भारत को एक पहल लेनी पड़ेगी। और G20 जिसका भी एक दिल्ली घोषणा में चर्चा है, G20 एक ऐसा समय हमें एक मौका मिल रहा है जिसमें कि यह जो टेररिज्म के बारे में, ड्रोन्स और न्यू टेक्नोलॉजीज, इसमें G20 के मुल्क किस प्रकार से आपस में सहयोग करें, और इसमें हमें व्यवहारिक सहयोग की आवश्यकता है। स्टेटमेंट से थोड़ा आगे जाके हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो थोड़ा आगे आए, और किस प्रकार से फिनटेक का इस्तेमाल रोका जाए, किस प्रकार से काउंटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी बनाए जाएं, उस पे काम करने की बिल्कुल जरूरत है। वक्त लगभग खत्म होना, जनरल कुलकर्णी, एक आखिरी छोटा सा जवाब आपसे, रास्ता और समाधान निकलता कैसे? भारत लगातार एक प्रयास कर रहा है, क्या ये एक रास्ता दिखाते नजर आ रहे हैं दुनिया को आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? कोई शक नहीं, जब तक हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर जिस प्रकार से भारत ने पहल की, क्योंकि भारत का शिकार है, भारत बार बार कहता आया है, और इसके बाद जिस प्रकार से कम सबके दिमाग में बात ये बैठ गई है, ये आतंक पल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और चंद एक देश विश्व में हैं जहां पे आतंक पलता है, उसके बरखिलाफ सबने मिलकर के कार्रवाई उठानी चाहिए। और जो देश हैं, चाहे जैसे चीन है, जो सपोर्ट करते हैं, सबको मालूम है कि हम लोग 26/11 के अभी तक लोगों को ला नहीं सके, और
और हम आज भी कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप साजिद मिलकर टेप प्ले कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उनको, उसके बावजूद भी। तो मुझे लगता है पहल बहुत अच्छी है, इसके ऊपर अमल करना बहुत निहायत जरूरी है, और जो आतंक की देश हैं उनको आइसोलेट करना और उनके बरखिलाफ पूरे विश्व में आवाज उठाना और उनको फंडिंग नहीं करना, ये निहायत। भारत लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे भी और ज्यादा बेहतरी से जमीन पर दिखाई पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां पर प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मोदी भारत में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है। जो आदमी 18 घंटे काम करता है और जब दिन उगता है, जब दिन में, तो भी सोचता है मेरे देश का कैसे मैं भला करूं, मेरे देश कैसे आगे जाए। तो आज दुनिया में भारत देश 5वें नंबर पे आ गया है, इंग्लैंड से भी आगे आ गया है। वो मोदी की कमाल है। और अभी आप लोग सब देखते हो टीवी में, पुतिन ने उनका प्रेज किया, उनके साथ उनके लिए अच्छे शब्द बोले। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित है, युवाओं को प्रेरणा देती है और युवा बहुत उत्साहित है। बिकॉज इसके चलते नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं काम मिला है, प्रेरणा मिली है। टाटा एयरबस की ओर से C-295 के 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफी बल मिलेगा। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और खास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली, हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो उससे क्या होगा,
फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा। भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि स्पेन से हमें पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच मिलेंगे। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगी। ये पहला मौका है जब यूरोप के बाहर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण बड़ौदा में होगा और प्रधानमंत्री उस प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो भारत के लिए आने वाले समय में ये प्लांट एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, बड़ौदा। बीते कुछ हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और दीपावली के बाद से हवा दम घोंटू होने लगी है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में लागू ग्रेप की सख्ती को और बढ़ा दिया है। ये नजारा है दिल्ली एनसीआर का, जहां आपको कोहरे या धुंध का एहसास हो रहा होगा, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। ये दिल्ली एनसीआर की हवा में बढ़ते जहर का वो दृश्य है जहां स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दे रही है और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव की खतरनाक स्थिति को बयां कर रही है। हवा में प्रदूषणकारी कणों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि आंखें जलने लगी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में भी AQI 392 रहा। गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 और गाजियाबाद में 376 दर्ज किया गया। प्रदूषण बहुत है। हाँ, पूरी आँख में जलन होती है। थोड़ा सा इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग मास्क पहन के चल रहे हैं। देखा जाए दीपावली में इस बार बहुत कम पटाखा फूटा है, लेकिन फिर भी बहुत ही पॉल्यूशन है। व्हीकल पॉल्यूशन है, इवन जो पराली जलती है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिटरली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। उधर देश की राष्ट्रीय राजधानी में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता की स्थिति पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष MM कुट्टी से मिला। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब में पराली को वायु प्रदूषण का जिम्मेदार बताते थे, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में उनकी सरकार बनने के बाद पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में लगातार पराली जलाई जाने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल टूरिज्म में व्यस्त है। आज भी जब दिल्ली इतने खतरनाक प्रदूषण स्तर से गुजर रहा है, तब भी वो दिल्ली से बाहर राजनीति करने में व्यस्त है। तो इसका जो कारण है वो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमें यहाँ पर आकर पता लगा कि दिल्ली सरकार का कोई भी विजन नहीं है, उनकी 5 साल की, 10 साल की और आज क्या करना है उनकी कोई योजना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में लागू ग्रेप की सख्ती और बढ़ा दी है। इसी संदर्भ में आयोग ने शनिवार को ग्रेप को वर्ग 2 से बढ़ाकर वर्ग 3 में कर दिया है। चुनिंदा सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने अपील की है कि लोग सार्वजनिक परिवहन का या शेयर राइड का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त साइकिल का उपयोग या पैदल भी चल सकते हैं। अगर आपका कार्य प्रभावित ना हो तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। ईंधन के विकल्प के लिए लकड़ी या कोयला न जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर खेल से जुड़ी हुई। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-14 से मात दी है। बात क्रिकेट की। ICC T20 विश्व कप में आज खेले गए एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया है। सिडनी में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने
शानदार शतकीय पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने बेहद खराब शुरुआत की और महज 24 के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि कप्तान दशनु शनाका और भानुका राजपक्षे ने श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। गौरतलब है कि ग्रुप ए में न्यूजीलैंड फिलहाल पहले नंबर पर बनी हुई है। आजादी के नायकों पर आधारित धारावाहिक स्वराज की अगली कड़ी प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध पर आधारित है। ये लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का भारतीय इतिहास की दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इस लड़ाई के अनछुए तथ्यों के बारे में विस्तार से जानने के लिए दूरदर्शन पर आप देखिए रविवार को सुबह 9 बजे और रात 9 बजे विशेष धारावाहिक स्वराज, जिसमें इस लड़ाई का जिक्र है। जाइए और उन गोरों को। जब मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे किले पे कब्जा कर रहे थे तो क्या हमारे सैनिक सो रहे थे? और आप नवाब साहब क्या उस समय जाग रहे थे? खबरदार जगत सेठ, हम कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। और इससे कंपनी को क्या मिलेगा? 30 लाख पाउंड। यलगार हो! मजा तो उस दिन आएगा उमीचंद, जिस दिन इस घमंडी नवाब सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाया जाए। तो इसी खबर के साथ फिलहाल न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन ईटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।